जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी सीपीओ का जो अगले महीने एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में ऑल शिफ्ट में मैथ्स के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए और इस बार किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। उन सभी क्वेश्चनों को हमने डिटेल एनालिसिस भी सॉल्यूशन किया हुआ है और काफ़ी मज़ेदार आपका ये सेक्शन होने वाला है वीडियो सेगमेंट। जिनका भी एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है जो अगले महीने होने वाला है 9 से 11 नवंबर तक, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बाकी एसएससी एस्पिरेंट के लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे जाएंगे और पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ठीक है, चलो एक सेकंड। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तीन संख्याओं का जो योग है वो है 79 और यदि पहली संख्या जो है पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 4:7 है और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 4:5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटा सा क्वेश्चन है, रेशियो एंड प्रपोर्शन का, जो सीपीओ में आया है पिछली बार और इस तरह के क्वेश्चन इस बार भी आएंगे। समझते हैं। देखो, कह रहा है कि तीन संख्या जो है इनका योग कितना है, 79 है। पहली संख्या दूसरी संख्या का रेशियो दिया है और दूसरी और तीसरी संख्या का रेशियो दिया है। मैं मान लेता हूँ संख्याएं क्या हैं, ए बी और सी है। क्या है, ए बी सी हैं और ए रेशियो बी रेशियो सी में संख्याएं हैं, बट यहाँ पे दो संख्याओं का रेशियो दिया है। लेकिन हम इसको बहुत ही शॉर्ट मेथड से करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट ए बटे बी करके नहीं करेंगे। देखो, सबसे पहले पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो दिया है 4:7, यानी ए का पहली संख्या का 4 दिया है, दूसरी का रेशियो कितना दिया है, रेशियो बना लेता हूँ 7 दिया है, लिख दिया मैंने। अब कह रहा है कि दूसरी और तीसरी संख्या का रेशियो दिया है 4 और 5। अब देखो, यहाँ पे दूसरी संख्या का रेशियो 4 फिर से दिया है, तो इसका मतलब अब जो है बी यानी दूसरी संख्या को, अब रेशियो उसका जो 4 है यहाँ नीचे लिखूंगा, 7 के नीचे एक बार लिख चुका हूँ। और जो तीसरी संख्या यानी सी का रेशियो 5 दिया है, तो तीसरी संख्या सी का रेशियो भी अब नीचे आएगा 5, यहाँ पे नहीं आएगा। समझ रहे हो, ऊपर नहीं आएगा। ठीक इस तरह से आपको लिख लेना है। उसके बाद आपको कैप्चर मेथड अप्लाई कर देना है, यानी कि इधर जो आपका रेशियो बनेगा, इधर रेशियो बनेगा, यहाँ पे जो संख्या आएगी जो यहाँ पे लिखी है उसकी पास वाली, लेफ्ट वाली, यानी जो भी इसके पास हो वो संख्या आप यहाँ पे लिख दो। ठीक, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे वही संख्या आएगी जो इसके पास है। जैसे 7 पास है तो 7 लिख दो। तो ये कुछ रेशियो बन गया। अब दो रेशियो आपको पता चल गए। ए बी सी का जो पहला रेशियो है 4:7:7 और दूसरा रेशियो है 4:5:5, ये आपको पता चल गया। अब कुछ भी नहीं करना है, आप अब इसको डायरेक्ट ए बी सी तीनों संख्याओं का रेशियो बता सकते हो। कैसे, इनका गुणा कर दो तो ये 4 × 4, ए का रेशियो दे देगा 16। कितना दे देगा, मैं इधर लिख देता हूँ, टाइम मतलब इधर जगह नहीं है इसलिए इधर रख देता हूँ। देखो, ए का रेशियो अगर देखोगे तो 4 × 4 गुणा कर दोगे तो 16 आ जाएगा। बी का रेशियो क्या आ जाएगा, बी का आ जाएगा 7 × 4 कर दोगे गुणे तो यानी 28 आ जाएगा। और सी का क्या आ जाएगा, 7 × 5 यानी 35। यानी ए बी सी का आपको रेशियो क्या मिल गया, 16, 28 और 35। ठीक है, अब इनका योग कितना बोल रहा है, ए बी सी का बोल रहा 79, तो 16, 28 और 35 को जोड़ोगे तो 79 होगा। और कॉफिशिएंट के लिए इधर लिख देता हूँ 79x कॉफिशिएंट हो जाएगा, तीनों को जोड़ोगे 16, 28, 35 को। और ये जो है बराबर किसके, योग जो आपका कितना दिया है, योग दिया है 79x बराबर हो जाएगा 79 के। ठीक, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 79/79 यानी 1। तो आप बोल सकते हो कि संख्याएं ऑटोमेटिकली ए बी सी जो लिखी हैं वही हैं। तो ए की संख्या 16 है, बी की संख्या 28 और सी की 35 है। अब आपको दूसरी संख्या बताना था, तो बी है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या है, 28 है। तो 28 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 28 क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। आप समझ गए, इस तरह से आपको रेशियो निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये भी रेशियो एंड प्रपोर्शन से ही है और ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 कक्षाओं का छात्रों का अनुपात 3:4:5 है। यदि प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या 20 की वृद्धि की जाए तो अनुपात बदल के 4:5:6 हो जाते हैं। तो तीनों कक्षाओं में छात्रों की प्रारंभिक संख्या, यानी इस वाले रेशियो में प्रारंभिक संख्या पूछा है। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। मैं मान लेता हूँ कक्षाएं क्या है अपनी, ए बी सी हैं। क्या है, ए बी सी या 1 जो बनना हो, मैंने मान लिया 1 2 3 ये कक्षाएं हैं। ठीक, और इनका रेशियो क्या दिया हुआ है, सबसे शुरू में प्रारंभिक रेशियो दिया है 3 4 5। क्या दिया है, 3 4 5, यानी 3:4:5 दिया है। फिर क्या कहता है कि जब 20 की वृद्धि हो, कितने की, 20 लोगों की वृद्धि हो जाती है, जो भी संख्या रही हो, तो रेशियो क्या बन जाता है, 4:5:6, यानी 4:5:6 रेशियो बन जाता है, यानी 4:5:6 बन जाता है। अब एक चीज़ देखो, पहले वाले में ए में 3 था, अब बढ़ के कितना हो गया, 4, यानी +1 की वृद्धि हुई। 4 से 5 हुआ तो +1 की वृद्धि हुई,
ये 5 से 6 हुआ तो +1 की वृद्धि हुई, यानी कि एक एक सभी में बढ़ रहा है। तो आप कह सकते हो कि एक एक जो बढ़ रहा है तो 20 की जो वृद्धि हुई है ना, तो अल्टीमेटली जो है एक एक की वृद्धि हुई है। कितनी की वृद्धि हुई? एक एक की। तो एक की अगर वृद्धि हुई है सभी में और एक की वैल्यू कितनी है? 20, क्योंकि वृद्धि तो वही हुई है 20 की, क्वेश्चन बोल रहा। तो अगर एक की वैल्यू 20 है और प्रारंभिक संख्या पूछ रहा है, तो प्रारंभिक संख्या वाले रेशियो को जोड़ दोगे तो 3 + 4 + 5, यानी 3 4 7 5 12, यानी कि 12 जो है प्रारंभिक अपना x था, x के रूप में। और एक की वैल्यू अगर 20 है तो 12 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20 × 12, अब विद दाम 200, विद दूनी 40, यानी कि आपका कितना आंसर आ जाएगा? 240, यानी 12 का कितना आ जाएगा? 240। तो प्रारंभिक में संख्या कितनी थी? 240 थी। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन अप्रोच आपकी रहनी चाहिए, क्योंकि टाइम भी तो आपको बचाना है, सीपीओ का एग्जाम है भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 240, ऑप्शन ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बिना देरी किए हुए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ABC, और ये आपका टाइम एंड वर्क से है और ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और इस बार भी पूछे जाएंगे। ठीक, तो देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि ABC जो है अकेले क्रमशः 9, 12, 18 दिन में एक काम को पूरा करते हैं। जब सभी मिलकर काम शुरू करते हैं और 3 दिनों तक काम करने के बाद ए जो है काम छोड़ देता है, तो शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा? यानी कि ABC जो है उनके अकेले अगर काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे? अकेले करेंगे तो उनका बताया हुआ है कि अकेले करेंगे ये 9, 12 और 18 दिन में। बट होता क्या है कि सभी मिलके 3 दिन तो काम करते हैं, उसके बाद ए छोड़ देता है, तो शेष काम जो है कौन करेंगे? बी और सी करेंगे। और कितने दिन में पूरा होगा शेष काम, ये पूछा है। ठीक, तो कैसे करोगे? देखो अप्रोच समझो। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ ABC। ए जो है अकेले कितने दिन में करता है? 9। बी जो है अकेले कितने दिन में? 12। और सी जो है अकेले कितने दिन में? 18। तीनों का एलसीएम ले लो, और एलसीएम क्या कहला जाता है? TW, यानी टोटल वर्क। एलसीएम क्या होता है? हमेशा टोटल वर्क। तो टोटल वर्क अगर काम की यूनिट निकालोगे तो 9, 12 और 18 का एलसीएम क्या आएगा? 36 आएगा। 9, 12 और 18 का एलसीएम, यानी कि टोटल वर्क आपका 36 यूनिट हो गया। अब देखो इफिशियंसी क्या होती है। एक इफिशियंसी, यानी कि ए जो है पूरे काम को 9 दिन में तो करता है, यानी एक दिन में कितना करेगा, तो इफिशियंसी उसको बोलते हैं। तो अगर मैं एक इफिशियंसी की बात करूं तो 36/9 कर दूंगा। क्या कर दूंगा? 36/9, तो एक इफिशियंसी 4 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि टोटल वर्क में अगर जितने में काम कर रहा है टोटल समय में, उसको अगर बटे कर दो तो इफिशियंसी पता चल जाती है। तो एक इफिशियंसी आपकी क्या पता चल गई? आ गई 9। ठीक, एक सेकंड देखो, ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 9, 36/9। और बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 36/12, यानी कि 3 12 23 36। सी की 18 दूनी 36, यानी 2। अब कह रहा क्वेश्चन पढ़ो। अब कह रहा है कि तीनों जो सभी मिलकर काम शुरू करते हैं 3 दिन तक काम करते हैं। तो 3 दिन तक मैं काम करके और उसमें से 36 यूनिट जितना भी काम कर लें 36 यूनिट में से उसको घटा देता हूँ। चलो अगर मैं देखूं ये तीनों जो हैं अगर एक साथ काम करेंगे तो 9, 3, 12, 2, 14, एक दिन में 14 यूनिट इफिशियंसी इन तीनों के साथ में होगी। यानी एक दिन में 14 यूनिट तीनों काम मिलके करेंगे और 3 दिन तक काम करते हैं साथ। क्वेश्चन में बोला है तो 14 × 3 कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 42। 9, 3, 12, 2, 14, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। एक सेकंड, सॉरी। हाँ, यहाँ पे एक गलती हो गई है, 1 मिनट। ये आपका जो है पहला वाला एक इफिशियंसी ना 36/9 करोगे 4 आएगी। क्या आएगी? 4। याद रखना ये क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, 4 हो जाएगा, यानी कि सबका जब जोड़ोगे तो 4, 3, 7, क्योंकि 36/9 करोगे तो इफिशियंसी 4 आएगी। वो गलती हो गई थी, सॉरी। तो 4, 3, 7, 2, 9, यानी कि तीनों की अगर जोड़ोगे ना तो एक दिन की कार्य करने की क्षमता आएगी 9 यूनिट। अब 3 दिन तक काम करते हैं, क्वेश्चन में बोला है, तो 9 × 3 करोगे तो क्या हो जाएगा? 27। क्या हो जाएगा? 9 × 3 करोगे तो क्या हो जाएगा? 27, यानी कि 27 यूनिट काम तीनों मिल के 3 दिन में तो कर गए। अब यूनिट कितनी थी अपने पास? टोटल वर्क 36 था, यानी 36 में अगर 27 घटाओगे तो 9 यूनिट काम क्या होगा? बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 9 यूनिट। ठीक है, और जो 9 यूनिट काम बचेगा उसको अब ए नहीं करेगा, ए छोड़ दिया है, तो ए को हटा दो। ए को हटा देता हूँ मैं। अब बी और सी करेंगे, और बी की 3 यूनिट है और सी की जो इफिशियंसी 2 यूनिट है, यानी 3, 2, 5 हो जाएगा। और आपको पता है कि जो काम करने की क्षमता होती है, जो वर्क है, वर्क को अगर इफिशियंसी डिवाइड कर दो तो टोटल समय आ जाता है। ठीक है, तो वर्क अपने पास केवल 9 यूनिट बचा है, शेष काम उसी को तो कराना है। और 3, 2, 5, यानी 5 यूनिट मिलके कर देंगे तो 9/5 क्या हो जाएगा? 9/5 हो जाएगा आपका दिन, यानी कि 9/5 दिन में जो 9 यूनिट काम बचा है शेष उसको करेंगे और बी और सी करेंगे। तो 9/5 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर, यानी कि टोटल जो वर्क बचा हुआ है वो डिवाइड बाय टोटल इफिशियंसी 3 और 2 यानी 5 की 5 है ना, तो 9/5 इसका, यानी कि ऑप्शन जो डी है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आप लोग ध्यान रखना, इफिशियंसी में कंफ्यूज मत होना, और कोई भी दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं प्रॉपर आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हुई। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जल्दी से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब देखो ये क्वेश्चन फिर से आ गया है मध्यानुपात तृतीयानुपात का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे, ठीक। तो आपको पता होना चाहिए। देखो क्वेश्चन क्या है कि 14.4 और 3.6 के मध्यानुपाती तथा 5 और 4 के तृतीयानुपाती का अनुपात क्या होगा। यानी इनका 5 और 4 का तृतीयानुपाती और 14.4 और 3.6 का मध्यानुपाती अलग अलग निकाल के फिर उनका भी अनुपात बताओ, और वो पूछा है। तो इसके लिए भाई साहब आपको ये पता होना चाहिए कि मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती निकालते कैसे हैं। देखो मैं बताता हूँ मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं, समझना। मध्यानुपाती यानी मध्य कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है a इंटू बी। क्या होता है a इंटू बी, जहाँ पे a क्या है 14.4 है और b क्या है 3.6 है। और इसी तरह अगर मैं बात करूँ तो मध्यानुपाती निकाल देता हूँ। देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो 14.4 क्या लिख सकते हो 144 और बटे में 10 लिख सकते हो, और ये सब पूरा रूट के अंदर रहेगा नीचे तक, ठीक। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि पॉइंट हटा दिया, और गुणे में b है। अब b क्या है 3.6 है, तो 36 बटे क्या लिख सकते हो 36 बटे 10 लिख सकते हो। अब देखो ऊपर आपको पता है 144 का स्क्वायर रूट अगर बाहर निकालोगे तो 12 का स्क्वायर होता है 36 इसका 6 का, तो 12 गुणे 6 ऊपर से मैंने निकाल दिया। अब नीचे 10 गुणे 10 दो बार है, तो स्क्वायर रूट निकलेगा तो नीचे भी 10 आ जाएगा। तो जब इसका देखोगे मध्यानुपाती तो सॉल्व करोगे 12 छंग 72, और हाँ कितना आएगा ये ये कितना आएगा 12 छंग 72, यानी कि कितना आ जाएगा भाई मध्यानुपाती। हाँ काट दोगे तो 12 छंग 72 होगा, और 0.0 है तो यानी 7.2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये 7.2, क्या हो जाएगा इसका 7.2। यानी कि आप कह सकते हो कि इस तरह से आपने मध्यानुपाती 7.2 निकाला। अब मैं तृतीय अनुपाती का आपको बता देता हूँ, फिर अनुपात तो आपका ले लोगे दोनों का। देखो तृतीय अनुपाती का क्या फॉर्मूला होता है, कुछ भी नहीं। तृतीय अनुपाती दोनों नोट कर लेना, ये स्क्रीनशॉट ले लेना। तृतीय अनुपाती क्या होता है बी स्क्वायर अपान ए। क्या होता है बी स्क्वायर अपान ए, और ए और बी क्या है ये दिया है। तो बी स्क्वायर यहाँ पे क्या है 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 अपान 5 यानी 16/5 हो जाएगा। और 16/5 का मतलब क्या होता है, देखो 16/5 का, अब पॉइंट नहीं करता हूँ यहाँ पे, मैंने पॉइंट करके गलती कर दी। इसको डायरेक्ट मैं 72/10 ही रहने देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्या रहने देता हूँ 72/10, ठीक है, याद रखना। और यहाँ पे तृतीयानुपाती क्या आया 16/5 आया। अब ये मिटा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जगह की कमी से, है ना। तृतीयानुपाती अपना क्या है याद रखना 16/5, और मध्यानुपाती क्या है 72/10, ठीक है। चलो मिटाता हूँ। आपने क्या देखा कि मध्यानुपाती क्या आया था 72/10 आया था, और तृतीयानुपाती क्या आया था 16/5 आया था। अब पूछा क्या है कि इन दोनों का अनुपात निकालना है। तो जब इन दोनों का अनुपात करोगे तो अनुपात का मतलब क्या होता है बटे होता है, यानी इन दोनों का बटे कर दो। तो जब बटे करोगे तो देखो 72/10 कर देता हूँ, और ये कर दूंगा पूरे का बटे 16/5। अब क्या होगा कि 16/5 को ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो 72/10 गुणे 5/16। क्या होगा कि जो चिन्ह है ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, ठीक। देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 कट गया। अब 2 एकम 2, 36 दूनी 72, 6 एकम 6, 6 छांगा 36, 6 एकम 6, 6 छांगा 36, यानी कि आपका 6/1 आ गया क्या। यहाँ पे कुछ दिक्कत हो रही है, एक सेकंड। हाँ यहाँ पे ये 6 थोड़ी ना लिखा है, ये लिखा है 16, सॉरी ये 16 लिखा है, इसलिए 6 से थोड़ी ना जाएगा, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन। ये 16 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इस तरह से नहीं कटेगा, ये तो कट गया, ठीक है। एक सेकंड मिटा के बता देता हूँ आपको स्टार्टिंग से। देखो ये है 16, इस तरह से ऊपर गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 36 दूनी 72। अब 36/16 है, यानी 4 चौको 16, और 4 नहीं आया 36, यानी 9/4 आपका आया। क्या है 9/4। अब 9:4 इसका मतलब हो जाएगा, और 9:4 ऑप्शन में कहाँ मिल रहा है, देखो ऑप्शन सी में। कहाँ मिल रहा है ऑप्शन सी में। तो आपको बड़े ध्यान से करना है, क्योंकि कैलकुलेशन में ध्यान रखना आप। यहाँ पे कुछ लिखने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, अगली बार से मैं अच्छी व्यवस्था करूँगा लिखने के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आदमी 37 रुपये में 2 सेब और 3 कीवी खरीदता है, जबकि वह 4 सेब और 5 कीवी 67 रुपये में खरीदता है। तो एक सेब और एक कीवी की कुल कीमत कितनी होगी। यानी एक सेब और एक कीवी की कीमत निकाल के आपको जोड़ के रुपयों में बताना है। उसके लिए आपको रिलेशन दिया है। रिलेशन क्या है, देखो कि 37 रुपये में 2 सेब और 3 कीवी लेता है,
और 4 सेब और 5 कीवी 67 रुपये में लेता है, तो एक सेब और एक कीवी की आपको रेट बताना है। तो कैसे करोगे, इसके हैं तो बहुत सारे तरीके, एक्स वाई मान के भी आप निकाल सकते हो विलोपन विधि से, लेकिन आपको बहुत ही सरल तरीके से मैं बताऊँगा, ठीक है। समझो, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, मैं सेब को मान लेता हूँ एक्स और कीवी को मान लेता हूँ वाई थोड़ी देर के लिए। देखो, अगर मैं देखूँ तो 2x, अगर 2 सेब हैं और 3 रेशियो में अगर देखूँ तो 3 क्या है आपकी कीवी हैं, ठीक है। क्या है, कीवी को मैं बाई मान लेता हूँ, ठीक है। तो 2x और 3 बाई हो जाएगा, सेब और रेशियो और कीवी का रेशियो। और इनका जो कितने में खरीदता है, 37 रुपये में। कितने में खरीदता है, 37 रुपये में। अब आगे बोला है 4 सेब और 5 कीवी यानी 4x और 5 कीवी यानी 5 बाई, ये कितने में खरीदता है, 67 में। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे कि 2 से क्या हो रहा है, 4x हो रहा है, यानी कि 2 बढ़ रहा है। अब ये 3 से कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, यानी 2 बढ़ रहा है। तो अगर 2 बढ़ रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखोगे 67 से 67 बढ़ रहा है। तो ये बातें तो आपकी बन नहीं पाएंगी, यानी कि आपका रेशियो से तो ये बन नहीं पाएगा। तो इसके लिए आपको दूसरा तरीका अप्लाई करना पड़ेगा। वो तरीका क्या है, देखो, वो तरीका आपका ये है कि अगर 2 केवी और 2 मतलब सेब और 3 कीवी जो है 37 रुपये में आई, और 4 जो है सेब और 5 कीवी आई 67 रुपये में, ठीक है। तो आप अगर इन दोनों को घटा लो, आपस में क्या करो, घटा लो। तो घटाओगे तो कितना हो जाएगा, अगर 4 में मैं कहता हूँ 2x, यानी 2 चले गए तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 2x। कितना बचेगा, 2x। और मैं इसकी अगर बात करूँ तो 5 में 3 चला गया, 3 बाई, यानी कि 2 सेब और 3 कीवी। और 67 से अगर 37 घटाओगे तो क्या आएगा, 30 आएगा। क्या आएगा, 30। यानी कि आप बोल सकते हो कि 2 सेब और 3 केवी का मूल्य कितना रहा होगा, 30 रुपये रहा होगा। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, पूछा है कि एक सेब और एक कीवी का मूल्य, अगर सॉरी ये 2 होगा, ठीक है, 5 में 3 चले गए 2, यानी कि 2 सेब और 2 कीवी का मूल्य कितना रहा है, 30 रुपये। अब पूछा क्या है, एक सेब और एक कीवी। तो 2 सेब और 2 कीवी का मूल्य अगर 30 है तो दोनों तरफ अगर 2 से डिवाइड कर दूं तो एक सेब और एक कीवी का मूल्य आ जाएगा 30/2 यानी 15। तो आप बोल सकते हो कि एक सेब और एक कीवी का रेट होगा 15, ठीक। अब मैं आपको इसको दूसरे तरीके से बताता हूँ, जो बेसिक तरीका है, ठीक है, ध्यान से समझना। ये तो आपका हो गया आपका तुरंत करने वाला। अब बेसिक तरीका क्या है, देखो, मैं सेब और कीवी क्या लिखता हूँ, देखो, 2x + 3y, और ये बराबर है, एक सेकंड, क्लियर लिखना पड़ेगा आप लोगों के लिए। देखो, 2x + 3y बराबर कितना दिया है, 37 दिया है। मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान ली। अब अगली इक्वेशन क्या दी है, 4x + 5y बराबर 67 दिया है। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है विलोपन विधि। क्या होता है, विलोपन विधि लगा दूंगा, यानी कि इस 4 का गुणा इस पूरे इक्वेशन में और इस 2 का गुणा इस पूरे नीचे वाले इक्वेशन में। तो ये क्या हो जाएगा, अगर 2 का 4 का 2 ऊपर वाली इक्वेशन में करूँ तो 4 दूनी 8x हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 4 3 12y प्लस का हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 37 चौको जो भी हो, 3 90, 7 चौको 28, यानी कि 30 चौको 120, 7 चौको 28, यानी 148। क्या आ गया, 148। 148 ये है विलोपन विधि। अब इस 2 का नीचे पूरे गुणा करोगे तो इस समय लगेगा, 8x ये हो जाएगा, 2 पंचे 10y हो जाएगा। और ये बराबर में जाके कितना हो जाएगा, 2 गुणे 67 करोगे तो कितना होगा, 134 होगा। अब दोनों को घटा दो, वही चीज़ें अपन ने जल्दी कर दिया था। अगर जब घटाओगे तो 8 में 8 चले गए 0 हो जाएगा, 12 में 10 चले गए तो क्या बचा, 2y बचा। और 2y बराबर 148 में अगर ये चला गया, 134 चला गया तो कितना बचेगा, 14। कितना बचेगा, 14। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 7, क्योंकि 14/2। अब y की वैल्यू पुट कर दोगे इक्वेशन 1 में, तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा, निकाल लेना। x बराबर क्या आएगा, 2x बराबर 21 हो जाएगा, 21 10 31, 8 आ जाएगा। तो x बराबर, अब देखो आपको मिल गया एक सेब यानी x बराबर 8 यानी 8 रुपये का, और एक कीवी जो है y बराबर 7 यानी 8 7 15। तो दोनों को अगर एक सेब और एक कीवी का मूल्य हो तो 8 7 15 कर दोगे तो 15 आ जाएगा, और राइट आंसर 15 हो जाएगा। तो ये तरीका आपका बेसिक है। इस तरीके से नहीं, आप कोशिश करना कि पहले वाले तरीके से आप बनाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री से ये क्वेश्चन कैसे आपको करना है, क्या आपकी अप्रोच रहेगी। आपको अप्रोच पे ध्यान देना है, ठीक है, क्वेश्चन से ज़्यादा। देखो यहाँ पे लिखा क्या है, हो सकता है कुछ लोगों को अगर यहाँ पे समझ में ना आ रहा हो कि लिखा किस तरह से, तो मैं समझा देता हूँ। देखो ये लिखा है कि इफ़ 10a + cot a बराबर 5 है, तो फाइंड करना है 10 की पावर। देखो फाइंड क्या करना है मैं बता देता हूँ। फाइंड करना है 10 की पावर 4a, इस तरह से है, और प्लस में क्या है, 1 + 10 स्क्वायर है,
प्लस में क्या है 1 प्लस, सॉरी 1 प्लस नहीं है, यही क्वेश्चन थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया है, मैं ढंग से लिख देता हूँ, रुको। क्वेश्चन इस तरह से था 10a प्लस कॉट ए बराबर 5 तो सही है, लेकिन ये थोड़ा सा गलत लिख दिया है मैंने, इसको मैं बताता हूँ क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है आपका, देखो फाइंड आपको क्या करना है 10 की पावर 4a प्लस 1 अपान 10 स्क्वायर ए, 1 अपान 10 स्क्वायर ए, और डिवाइड बाई इस पूरे के डिवाइड है, ठीक है, इस पूरे के डिवाइड क्या है 10 स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस 3 10a, ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है, इस तरह से, ठीक। अब आपको इसमें कैसे फाइंड करोगे आप भैया, आपको 10a प्लस कॉट ए की अगर वैल्यू दी हुई है तो उसी से फाइंड सब कुछ करना है, समझो कैसे करोगे। देखो अगर 10a प्लस कॉट ए की वैल्यू दी है तो आपको पता है 10a को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपान कॉट ए भी लिख सकता हूँ, सॉरी 1 अपान कॉट ए लिख सकता हूँ, और कॉट ए को 1 अपान 10a भी लिख सकता हूँ। तो मैं अगर कॉट ए को 1 अपान 10a बना लूँ, देखो कैसे समझना, अगर मैं कर देता हूँ 10a प्लस, थोड़ा सा यहाँ पे जगह की कमी के कारण ये प्रॉब्लम हो रही है, अगली बार से मैं इसका कोई अच्छा सा सॉल्यूशन ढूंढता हूँ, ठीक है। देखो अगर मैं लिख देता हूँ 10a प्लस, ये कॉट ए को क्या लिख सकता हूँ 1 अपान 10a भी लिख सकता हूँ, ठीक है, 1 अपान 10a भी लिख सकता हूँ, और ये इसके बराबर कितना है 5 है। तो आप एक चीज़ देखोगे, एलजेब्रा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आपको कुछ ये वैल्यू याद दिलाती हुई, क्या x प्लस 1 अपान एक्स बराबर 5 होता है, क्या होता है x प्लस 1 अपान एक्स बराबर 5। तो इसी तरह से इसको करना है आपको, तो x प्लस 1 अपान एक्स बराबर 5 ही आप इसको मान के चलो, क्या मान के चलो x प्लस 1 अपान एक्स बराबर 5, ठीक। अब चलो इसको इधर मिटा देता हूँ, क्वेश्चन को मिटा दूंगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी, तो इसी को मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, इसको आप नोट कर लो, एक सेकंड, इसको ही मिटा देता हूँ, इसको नोट करके रखना। यानी कि 10a प्लस 1 अपान 10a बराबर कितना आया था 5 आया था, उसको अपन ने बदल दिया था, ठीक है। अब इसको आगे समझते हैं। देखो अगर ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं ना, तो अपन क्या कर सकते हैं इन चीज़ों को, एक सेकंड, ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं ना, इनको अपन एक चीज़ कर सकते हैं, पता है क्या, अगर 10 की पावर 4a है प्लस 1 अपान 10 स्क्वायर ए है, पर ये नीचे लिखा हुआ है, तो आप दोनों पक्षों में क्या करो, दोनों पक्षों में क्या कर सकते हो आप 10a का डिवाइड कर सकते हो, क्या कर सकते हो 10a का डिवाइड, यानी 1 अपान 10a का डिवाइड कर दो दोनों पक्षों में, क्या कर दो डिवाइड। जैसे ही 1 अपान 10a को आप डिवाइड करोगे दोनों पक्षों में, क्या करोगे, ये इसको क्वेश्चन को बनाने का तरीका है शॉर्ट मेथड। लॉन्ग मेथड में हमने क्लास में बताया हुआ है, जो भी अपनी क्लासेस चली आई हैं, ठीक है, तो उसमें मैंने लॉन्ग मेथड भी आपको बताया, ठीक। तो अगर मैं दोनों पक्षों में क्या कर देता हूँ 10a को जैसे ही डिवाइड करूँगा इनमें दोनों पक्षों में, तो होगा क्या, ये जो 10 स्क्वायर 4a है ना, तो जब डिवाइड होगा तो 10 की घाते क्या बचेगा, 10 की घाते क्यूब a बच जाएगा, क्या बच जाएगा। तो इसको मैं अगर 10a को क्या मान लेता हूँ x मान लेता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 10a प्लस 1 अपान 10a बराबर 5 है, तो x प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू मान लेता हूँ। जैसे ही मैं 10a बराबर थोड़ी देर के लिए x मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ x, तो ये जो होगा जब आप 10a डिवाइड कर दोगे तो 10 क्यूब a हो जाएगा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ x क्यूब लिख सकता हूँ, ठीक। उसके बाद अगर मैं देखूँ अगला, तो अगर यहाँ पे 10a को डिवाइड करूँगा तो ये क्या आपको दे देगा, वो आपको दे देगा, जैसे 10a डिवाइड करूँगा तो ये क्या हो जाएगा 10 क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 क्यूब। तो इसको क्या पढ़ सकता हूँ 1 अपान एक्स क्यूब, क्योंकि 10a बराबर मैंने x मान लिया है एजम्पशन के लिए, तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब ऊपर आ गया, ठीक। और नीचे क्या है, नीचे जब डिवाइड करोगे तो ये क्या आपको देगा 10a की वैल्यू देगा, क्या देगा 10a देगा, क्योंकि 10a अगर डिवाइड होगा स्क्वायर से तो 10a बचेगा, और ये प्लस में 1 अपान 10a हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 अपान 10a, ठीक। और माइनस में अगर 10a इससे डिवाइड कर दोगे तो -3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3। तो इस तरह से क्वेश्चन का आपका अप्रोच रहेगा। अब मैं इसको मिटा के ढंग से लिखता हूँ, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे होंगे, ठीक है, रुको एक सेकंड। मैंने आपको अभी तक ये बताया, थोड़ा सा आज कोऑपरेट करिए, बाकी कल से मैं इसको सुधारूंगा, ठीक है। मैंने आपको बताया, एक बार और समझाने का कोशिश करता हूँ, 10a प्लस 1 अपान 10a, कॉट ए को 1 अपान 10a लिख दूंगा, तो ये जो वैल्यू आएगी ये आपकी 5 दी हुई है, क्या दी हुई है 5। अब मैंने आपको ये बोला कि इस चीज़ को मैं क्या मान सकता हूँ, x प्लस 1 अपान एक्स मान सकता हूँ, और x प्लस 1 अपान एक्स बराबर 5 है एलजेब्रा के फॉर्म में बनाने के लिए। अब आपका क्वेश्चन क्या था कि 10 की पावर 4a और 10 की पावर 4a प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 बटे 10 की पावर 2a और
डिवाइड में क्या था, पूरे के डिवाइड में 10 स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस 3 10 है, ठीक है। तो इसको मैंने क्या किया कि 10 ए सबसे कॉमन ले लिया, तो जैसे यहाँ से लेंगे कॉमन तो यहाँ क्या बचेगा 10 क्यूब ए, तो 10 क्यूब ए को मैंने 10 x बराबर, अगर ए 10 ए बराबर x मान लेता हूँ तो इसको x क्यूब में आ जाएगा, फिर 10x से एक 10 ए चला जाएगा तो 3 पावर बचेगी, और ये हो जाएगा आपका क्या 1/10 स्क्वायर है, तो ये जब कॉमन लूँगा तो नीचे आके गुणा होगा, ठीक है। तो ये क्या देगा आपका एक्स क्यूब 1/x क्यूब, यानी एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब दे देगा। और इसके डिवाइड में पूरे क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए जो है ना, उसको जब आप डिवाइड करोगे तो एक स्क्वायर 10 ए से चला जाएगा तो क्या आएगा 10 ए आएगा, ठीक। और प्लस में जो 1 है तो इसके साथ करोगे तो 1/10 ए हो जाएगा अगर 10 ए को डिवाइड कर रहे हो तो, और माइनस में अगर 10 ए है तो कट जाएगा, यानी कि आपका 3 बचेगा। अब आप देखो ये जो फार्मूला होता है ना x प्लस 1/x बराबर 5, तो इसको जब सॉल्व करोगे ना आप, तो आपको पता है कि जब x क्यूब प्लस 1/x क्यूब जो वैल्यू है तो x प्लस 1/x 5 है, तो इस तरह से करते हैं ना अपन k क्यूब माइनस 3k, यानी 5 का क्यूब माइनस 3k, तो 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 125 माइनस 3k क्या हो जाएगा 3 5 15, यानी 125 माइनस 15 कर दोगे तो 110 इसकी पूरे की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी 110 इस पूरे की वैल्यू, और डिवाइड बाय 10 ए प्लस 1/x जो लिखा है, तो ये इसकी तो वैल्यू शुरू में ही दी हुई है 5, 10 ए प्लस 1/10 ए की, तो 110/5 कर दोगे, माइनस में 2 है, यानी 5 में माइनस 2 चला गया तो क्या आएगा 3 सॉरी है, तो 3 चला गया तो 110 बटे क्या बचेगा 2 बचेगा, और 110 बटे 2 होता है 55, तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा 55। तो मैंने आपको क्वेश्चन ये समझाने का प्रयास किया है, बट बोर्ड की कमी से यहाँ पे थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट क्या है आप अपने से बनाना, इसका 55 राइट आंसर होगा। अगर नहीं बनेगा आपसे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, अगली बार से मैं इस चीज़ों पर सुधार करूँगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि समय ज़्यादा नष्ट नहीं करना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँगा, एक सेकंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका CISI से, बहुत सारे क्वेश्चन CI से आ रहे हैं, और CI जो है बहुत ही फेवरेट टॉपिक हो चुका है SSC CPO का। तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, क्या लिखा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक निश्चित राशि जो है 6 साल में क्रमशः 8,000 और 27,000 रुपये हो जाती है। जब ब्याज की जो दर है प्रति वर्ष दे है, तो ब्याज की प्रतिशत दर यानी रेट निकालना है। क्वेश्चन में सिंपल सा क्वेश्चन है, बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज लगी हुई है, कोई राशि यानी मूलधन है, पहले 3 साल के लिए क्या करते हैं, 3 साल के लिए पहले 8,000 रुपये प्राप्त होता है, और दूसरे जो 6 साल के लिए कितने रुपए प्राप्त होता है 27,000 रुपये, यानी कि 3 साल की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसको करने का बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल अप्रोच से बताऊंगा, ठीक है। कैसे, देखो मैं बात करूँ तो पहले 3 साल में क्या हुआ 3 ईयर में, फिर क्या होता है 6 ईयर की बात कर रहा है, यानी पहले 3 साल की बात किया तो इसने क्या बोला कि 8,000 रुपये क्या हुआ ब्याज मिला, फिर बोल रहा है यानी मूलधन हो मिश्र धन हो गया, फिर बोल रहा है कि 6 साल जब हुए यानी 3 साल और हो गए तो 27,000 रुपये मिले, और वो भी चक्रवृद्धि ब्याज पे। तो इन दोनों का मैं क्या करूँगा रेशियो बना लूँगा, क्या बना लूँगा रेशियो, 3 जीरो से 3 जीरो कटे, 3 जीरो से 3 जीरो कटे, अब यहाँ पे क्या बचा 8 और यहाँ पे 27, तो 3 साल की बात किया है तो क्यूब रूट कर देंगे, क्या कर देंगे क्यूब रूट, अगर 2 साल की बात कर रहे होता तो स्क्वायर रूट करते, तो यहाँ भी 3 क्यूब रूट, यहाँ भी 3 क्यूब, तो 8 का क्यूब रूट 2 होता है, और 27 का क्या होता है 3 होता है क्यूब, तो 2:3 आ गया। यानी कि आप यहाँ से रेट निकाल सकते हो कि पहले 2 था अब 3 हो गया, तो रेट कैसे निकालोगे समझो, 2 से 3 हुआ तो कितना बढ़ा 1 बढ़ा, कितना बढ़ा 1 बढ़ा, 1 बढ़ा कितने में से 2 में से, कितने में से 2 में से, क्योंकि 2 से 3 हुआ है, और परसेंट के लिए गुणे 100 लगा दोगे तो रेट पता चल जाएगा, 2 1 कम 2 2 50, हाँ 100, यानी 50% आपका दर है, क्या है ऑप्शन सी 50% आपका रेट है इंटरेस्ट का। तो ये आपका सिंपल अप्रोच है, कुछ समय कम है इसलिए मैं सिंपल अप्रोच से ही आपको क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक टाइम एंड वर्क से पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है, ये भी बहुत आता है। क्या है क्वेश्चन समझो, एक जो पाइप है ए और बी, पाइप ए और बी जो है एक खाली टैंक को क्या करते हैं क्रमशः 6 और 8 घंटे में भर देते हैं, ठीक है, यही कह रहा है ना, कि खाली टैंक को 6 और 8 घंटे में भर सकते हैं, यानी कि अकेले अगर ए पाइप भरेगा 6 घंटे में और अकेले बी पाइप भरेगा तो 8 घंटे में एक टैंक को भर सकता है, ठीक है। जबकि पाइप सी जो है भरे टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है, ये खाली करने की एफिशिएंसी है। तो तीनों पाइपों को एक साथ खोल दें तो टैंक कितने समय में भरेगा, बहुत ही सिंपल अप्रोच से आपको करना है। देखो
ए बी सी, टाइम एंड वर्क की तरह ही बनाना है। ए जो है 6 घंटे में, बी जो है 8 घंटे में, सी की मैं बात करूँ सी 10 घंटे में खाली कर सकता है। इनकी ये समय है, ठीक। इनका अगर टोटल वर्क निकालने की कोशिश करोगे, तीनों का एलसीएम ले लोगे, और जब लोगे तो 120 क्या आएगा, इसका टोटल वर्क आएगा, इन 6, 8 और 10 का एलसीएम, यानी टोटल वर्क कितना है, 120 यूनिट है। अब इफिशिएंसी यानी 120/6 कर दो तो कितनी आ जाएगी, इसकी 20 आ जाएगी। कितनी आएगी, 20 आएगी। 120/6 करोगे तो एक इफिशिएंसी 20 आई, एक दिन की कितनी यूनिट काम करेगा। इसकी बी की करोगे तो 120/15 8 कर दोगे तो 15 आ जाएगा। सी का क्या आ जाएगा, 12, 120/10 करोगे तो 12। अब क्या कह रहा है समझना। अब यहीं पे क्वेश्चन लोग फंसते हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं यहीं पे फंस जाते हैं। देखो ए और बी जो है ना भर सकते हैं, बट सी जो है खाली कर सकता है। तो ए और बी को तो आपको प्लस करना है फाइनल के लिए, लेकिन सी को क्या करना है, दोनों को प्लस करके माइनस। तो 15 में 12 चले गए तो 3, यानी +3 ही बच रहा है यहाँ पे ना, अगर देखो सबको जोड़ के तो 20, 3, 23। तो ए बी सी अगर तीनों को मिला दिया जाए ना तो टंकी जो है उसकी इफिशियंसी क्या आ जाएगी, 23 यूनिट आएगी। 1 घंटे में मात्र 23 यूनिट, यानी कि जो खाली करता है उसको घटाना है, यहाँ पे कन्फ्यूज मत होना। अब काम कितना है अपने पास, 120 यूनिट है। तो टैंक कितने समय में भरेगा, इसके करने के लिए क्या करोगे आप, टोटल वर्क 120 यूनिट में बटे 23 कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कितना समय लगा। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपको क्या मिलेगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको 5 सही 5/23 घंटे मिलेगा। क्या मिलेगा, यहाँ लिख देता हूँ, 5 सही 5/23 घंटे, यानी 5 घंटे और 5/23 जो भी आपका है, ठीक है, इतने घंटे होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 5/23 नहीं है, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा 5 सही 5/23 घंटे। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। आई होप आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, ठीक है। और वो जो अपना क्वेश्चन ये वाला था ना, ये क्वेश्चन, इसमें क्या है कि अगर आप कंफ्यूज हो ना तो इसको थोड़ा सा छोड़ देना, बाकी बाद में अपन आपको अच्छे से समझा देंगे ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक। जगह की कमी के कारण से मैं आपको अच्छे से समझा नहीं पाया, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 11 समझना। बहुत ही सिंपल अप्रोच से, बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे करना है आपको समझो। यदि 10 व्यक्ति 7 घंटे काम करके 12 दिनों में काम समाप्त कर सकते हैं, तो इसी काम को 14 व्यक्ति प्रति दिन 6 घंटे काम करके कितने दिन में समाप्त करेंगे। इसका बहुत सिंपल सा फार्मूला होता है, इसको अपने जहन में बार बार डाल लेना। टाइम एंड वर्क का क्या फार्मूला होता है समझो। ओवरऑल फार्मूला बताता हूँ, M1 D1 T1, ठीक है, बटे W1 बराबर M2 D2 T2 बटे W2, ये फार्मूला होता है। और इस फार्मूले से जो वैल्यू न रही होगी वो निकल आएगी, समझो। देखो M1 यानी व्यक्ति कितना दिया है, सबसे पहले 12 दिया है, लिख दिया मैंने। एक सेकंड रुको, M1 कितना दिया है, 12 दिया है, लिख दिया मैंने। अब गुणे में D1 तो दिया ही नहीं है। T1 मतलब टाइम कितना दिया है, आवर में कितना दिया है, 7, लिख दिया। तो 12 गुणे 7 हो गया। और ये जो है कितने दिनों में समाप्त करते हैं एक काम को, 12 दिनों में। तो यानी सॉरी D भी दिया है, तो D की वैल्यू भी लिख दिया। D फॉर डे होता है, यानी लिख दिया। एक मिनट मिटा के लिखता हूँ, बहुत बड़ा हो गया है, रुको। M1 की बात करूँ तो M1 दिया है 10, D1 यानी डे दिया है 12, लिख दो जल्दी से। समय यानी T1 कितना दिया है, 7 घंटे, लिख दिया। और बराबर W1 तो सबके लिए बराबर ही है, तो बटे 1 करो चाहे ना करो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, वही काम है सबके लिए। काम अगर अलग अलग होता तब बटे करते, ठीक है। और ये बराबर है M2 D2 T2, यानी M2 कितना 14 व्यक्ति दिया है, लिख दिया। D2 कितना दिया है, दिया ही नहीं है। अब आपको D2 ही तो निकालना है, D2 मैंने लिख दिया निकालने के लिए। और 6 घंटे आपका क्या दिया है, टाइम यानी कि आवर, तो ये लिख दिया। अब बटे में 1 करो चाहे ना करो, बात एक ही है। अब यहाँ पे D2 निकालना है, तो जब D2 निकालना है तो बाकी चीज़ें इधर ले आओ, पक्षांतर कर दो। तो 14 ऊपर है, 14 अगर देखो तो नीचे आ जाएगा इधर, और गुणे 6 आ जाएगा। तो D2 बराबर क्या हो जाएगा, इसको हटा दो आप, तो क्या हो जाएगा इतना, 10 गुणे 12/7 गुणे 14 गुणे 6। इस तरह पक्षांतर करके आप D2 निकाल सकते हो। सॉल्व कर लो, 6 कम 6 6 दूनी 12, 2 7 7 7 एक कम 7 7 दूनी 14, 2 एक कम 2 2 पंचे 10, यही हुआ है ना। हाँ ये 2 भी तो है, 5 दूनी 10, यानी 10 आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर। आप सॉल्व करके देख लेना, 10 आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर। तो M1 D1 बटे T1 बटे W1 बराबर M2 D2 T2 बटे W2, ये फार्मूले से आपको ऐसे क्वेश्चनों को करना है, ठीक है। आई होप आप समझ पाए होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ये भी सीपीयू में बहुत पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन, और ये स्टैंडर्ड टाइप है, इस बार भी आएगा, ठीक है। तो ध्यान से समझना। क्या कह रहा है कि 40,000 रुपये की एक धनराशि, यानी मूलधन कितना है, 40,000 है, किस प्रतिशत दर पर यानी किस रेट पर 2 वर्ष में
44,100 हो जाती है, जबकि ब्याज क्या है, चक्रवृद्धि है। क्या है, चक्रवृद्धि, वार्षिक रूप से ब्याज है और सीआई की बात कर रहा है। या साई की बात करता तो आसानी से आप बना लेते। यानी मूलधन आपको दिया है, क्या दिया है, मूलधन। मूलधन कितना दिया है, देखो 40,000 दिया है। 40,000 की जो राशि है 2 साल में हो कितनी जाती है भाई साहब, कितने साल में हो जाती है, 2 ईयर, कितने साल में, 2 साल में। 2 साल में कितनी हो जाती है, ये हो जाती है आपकी 44,100, सॉरी ये 44,100 कितनी हो जाती है, 44,100। अगर 40,000 मूलधन है और वो 2 साल में हो जा रहा 44,000, तो सबसे पहले अपन रेशियो बनाएंगे, सिंपल तरीके से समझेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो, काट दिया। अब यहाँ क्या बचा, 400 बचा, और ये रेशियो क्या बचा 2 साल बाद का, 441। अब देखो यहाँ पे 2 साल की चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा है। पहले एक क्वेश्चन देखे थे जिसमें 3 साल की बात किया था तो क्यूब रूट किया था। अब यहाँ पे 2 साल की बात कर रहा है तो क्या कर दोगे, स्क्वायर रूट, दोनों तरफ को क्या कर दोगे, स्क्वायर रूट। तो 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 20 होता है, और 441 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 21 स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट 21 आ जाएगा। यानी 20 था, 2 साल बाद कोई चीज़ 21 हो गई, मूलधन 20 था, 2 साल बाद 21 हो गई। तो कितना बढ़ा भाई साहब, 20 से 1 बढ़ा, 21 हुआ। यानी 1 बढ़ा कितने में से, 20 में से। परसेंट के लिए क्या करते हैं, गुणे 100, तो आपका रेट निकल आ जाएगा, 20 एक कम 20, 20 पंचे 100, यानी 5% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। तो आपको ये अप्रोच करना है। अगर 2 साल का बात किया है तो आपको स्क्वायर रूट करना है दोनों रेशियो का, 3 साल का बात किया है क्यूब रूट, 4 साल का किया है तो रूट फोर्थ, और 5 साल का किया है तो फिफ्थ रूट। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को करोगे, ठीक है, और इससे समय आपका बचेगा। आई होप आप समझ पा रहे होगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब ये देखो, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं सीपीयू में बार बार, सब इंस्पेक्टर के लिए, है ना। तो इस क्वेश्चन को भी अपन सिंपल अप्रोच से करेंगे, ठीक। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। देखो बोल रहा है कि एक दुकानदार जो है अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 5% लाभ पाता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 300 है तो अंकित मूल्य क्या होगा। सब चीज़ मैं पहले लिख लेता हूँ, सीपी यानी क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस को बोलते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिख लिया एसपी और यहाँ पे लिख लिया एमपी। अब इन चीज़ों को समझना मैंने क्या लिखा है, देखो ये है सीपी यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, एसपी यानी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, एमपी यानी मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य। अब देखो दिया क्या है, क्रय मूल्य दिया है तो सीपी मैंने 300 लिख दिया। अब क्या कह रहा है कि 5% लाभ प्राप्त होता है, तो क्रय मूल्य पे ही 5% लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, ये चीज़ें गांठ बांध लेना। तो 5% जो है, जो लाभ मिला है ना, तो क्रय मूल्य यानी 300 पे मिलेगा, और 300 को जो 5% होता है, 300 को 10% 30 होता है, 5% 15 होता है। यानी कि आप कह सकते हो कि जो एसपी रहा होगा ना, यानी सेलिंग प्राइस, वो 300 में से 15 यानी 5% जोड़ के रहा होगा। तो आप बोल सकते हो कि एसपी अपने आप में क्या हो गया, 315 हो गया। अब एमपी आपको निकालना है, करना क्या है, हाँ एमपी निकालना है। अब देखो एमपी निकालने से पहले एक चीज़ और आपको बताया है, क्या बताया उसने, कि 10% छूट देता है, और छूट हमेशा गांठ बांध लेना किस में दी जाती है, एमपी यानी मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य पे। अगर 10% छूट दे दिए तो सेलिंग प्राइस क्या बची, अगर एमपी मान लो 100% रहा होगा, उसमें 10% छूट दे दिए तो सेलिंग प्राइस क्या बची, सेलिंग प्राइस मात्र 90% ही बची। और इस 90% की वैल्यू क्या दी हुई है, 315 दी हुई है। बात समझ पा रहे हैं, देखो इस 90% की वैल्यू ही कितनी दी है, 315 दी है। तो 100% की वैल्यू अगर निकाल लें तो वही हो जाएगा एमपी, ठीक। देखो कैसे करेंगे, देखो 90% की अगर वैल्यू दी है 315, यानी कि आप क्या कर सकते हो, 315 है बटे 90 यानी 90% की वैल्यू, और 100% यानी कि एमपी के लिए गुणे 100 कर दो। देखो 0 0 कटा, 9 कम 9, 9 3 27, और 4 बचा यानी 9 पना 45, यानी 35 गुणे 10 यानी क्या हो जाएगा 350, यानी 350 आपका राइट आंसर हो जाएगा एमपी, यानी इसका मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य कितना है, 350 है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन की अप्रोच रखनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अगले कुछ क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो आपके इसमें एक सर्च इंडिसेस में पूछे जाते हैं, और यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, है ना। तो इन क्वेश्चनों को भी मैंने रखा हुआ है, छोटे छोटे क्वेश्चन है जो सर्च एंड इंडिसेस की बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आइडिया नहीं है वो कर नहीं पाता, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा क्या है, मैं बेसिक्स अपने लैंग्वेज में लिख देता हूँ। ये इस तरह से लिखा है, रूट 72, फिर उसके अंदर रूट 72, फिर उसके अंदर रूट 72, और डॉट 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 करके इन्फिनिटी तक जा रहा, कितने तक, इन्फिनिटी तक। तो जब किस इस तरह आए रूट 72 इन्फिनिटी तक, और माइनस का चिन्ह लगाए बार बार,
तो आपको कुछ नहीं करना है, एक 72 का 2 फैक्टर बनाना है और 2 फैक्टर ऐसे बनाना कि जिनके बीच केवल 1 का अंतर हो। तो देखोगे तो 9 और 8, 9 8 क्या होता है 72 होता है और 9 8 के बीच अंतर कितने का 1 का है। तो इस तरह से आपको फैक्टर बताना है। अब ध्यान रखना यहाँ पे अगर माइनस चिन्ह है, देखो यहाँ पे क्या है माइनस, यानी 72 के बाद अगर माइनस चिन्ह है तो छोटा वाला वैल्यू लोगे, क्या लोगे छोटा वाला वैल्यू। अगर प्लस चिन्ह होता है बार बार तो कौन से वैल्यू लेते बड़ा वाला, तो छोटा वाला लेंगे क्योंकि माइनस चिन्ह है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 8। बात समझ पा रहे हो, 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बड़ा वाला होता है यानी प्लस होता है तो क्या लेते 9 बड़ा वाला, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन की अप्रोच रखनी है सर्ट से इंडिसेस की। एक क्वेश्चन इसी तरह से और लिया है, थोड़ा सा और टिपिकल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, समझो कैसे करोगे इसको समझना। देखो ये लिखा क्या है, पहले तो मैं ये लिख देता हूँ, माफ़ी चाहूँगा कि ढंग से मैं लिख नहीं पाया यहाँ पे। देखो ये लिखा था 63 प्लस 2 रूट के अंदर रूट सब है 63 प्लस 2 रूट 63 और डॉट 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 कहाँ तक गया है इन्फिनिटी तक गया है ये चीज़ें, ठीक है। 2 रूट 63 2 रूट 63। तो आपको फैक्टर कैसे करना है समझना। देखो फैक्टर तो उस 63 का ही लेना है, क्या लेना है 63 का ही फैक्टर। लेकिन इस बार फैक्टर के बीच अंतर 1 का नहीं, क्योंकि गुणा 2 का है 2 रूट 63 2 रूट 63, इसलिए फैक्टर ऐसे लेना है कि दोनों फैक्टरों के बीच अब 2 का अंतर मिले। गांठ बांध लेना ये बात, 2 का अंतर मिले क्योंकि 2 का गुणा है। तो देखोगे 9 7 यानी 9 सत्ते कितना होता है 63, यानी 2 फैक्टर 9 और 7 है और दोनों के बीच अंतर भी कितने का आपको मिल रहा 2 का। तो इस तरह से आपको लेना है, बात समझ रहे हैं ना। देखो अब यहाँ पे चिन्ह किसका है हर जगह प्लस प्लस का, तो प्लस में मैंने क्या बताया बड़ी वाली फैक्टर लेंगे यानी 9। अगर माइनस होता तो क्या लेते 7, यानी बड़ा है तो कौन सा लेंगे प्लस है तो क्या लेंगे 9। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 9। आई होप आप ये चीज़ें समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक क्वेश्चन इसी तरह से और ले लिया है आपके लिए ताकि आपका रिवीजन और अच्छे तरीके से हो जाए, ठीक है। चलो इसको बताता हूँ कैसे करोगे। ये लिखा क्या है पहले तो आप ये लिख लो। देखो ये लिखा है रूट 88 माइनस 3 रूट 88 और माइनस 3 रूट 88 और डॉट डॉट गया है कहाँ तक इन्फिनिटी तक। इसको करने का मतलब सबसे पहले तो फैक्टर 88 का बनाओ, लेकिन इस बार ध्यान क्या रखोगे 3 का गुणा हर जगह है, क्या है 3 रूट 88 3 रूट 88, यानी कि जो भी 2 फैक्टर होंगे उनके बीच डिफरेंस कितने का रखना है 3 का रखना है। तो कैसे रखोगे 11 और 8, 11 8 क्या होता है 88 और दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है 3 का है। अब चिन्ह कौन सा है माइनस है माइनस है माइनस, माइनस में कौन सा छोटा वाला, प्लस है तो बड़ा वाला। तो इस बार क्या है माइनस है तो 8 ले लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है, ठीक। वर्गमूल निकालने का, ये भी बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत पूछे जा रहे हैं इस तरह से वर्गमूल निकालने के लिए। आपकी क्या अप्रोच रहेगी ऐसे क्वेश्चनों में, आइए समझते हैं। क्या लिखा है 7 प्लस 2 रूट 10 का वर्गमूल। देखो ऐसे क्वेश्चनों में आपको केवल फोकस करना है 2 रूट 10 पर, जो रूट वाली वैल्यू। तो देखो वर्गमूल क्या होता है आपको पता है, वर्गमूल होता है कोई भी अगर चीज़ है अगर स्क्वायर में है, जैसे मान लो मैंने 36 लिखा, अब 36 का वर्गमूल कहूँगा तो 6 का स्क्वायर होता है, तो आप बोल दोगे इसका वर्गमूल क्या होता है 6। इसी तरह से इसको भी समझना है। तो जो 2 रूट 10 लिखा है उसको देखना है कुछ फॉर्म में। तो आपको एक चीज़ पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो वैल्यू है ना ये 2ab के फॉर्म में लिखी है 2 रूट 10, क्या लिखी है 2 रूट 10 2ab के फॉर्म में। लेकिन कैसे आप बनाओगे इसको समझो 2ab के फॉर्म में, अगर बन गई तो पूरी चीज़ें हल हो जाएंगी। देखो 2 तो है ही साथ में, अब ab के लिए रूट 10 लिखा है तो रूट 5 इंटू रूट 2 अगर कर दोगे तो क्या हो जाएगा रूट 10 हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि a की वैल्यू आपको क्या मिल गई 5 में रूट 5 मिल गई और b की वैल्यू रूट 2 मिल गई। अगर a बराबर आपका क्या मिल गया, एक इधर लिख देता हूँ। देखो a बराबर आपका क्या मिल गया रूट 5 मिल गया, कहीं ना कहीं यही छुपा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा लेकिन छुपा तो यही है। और b बराबर रूट 2 मिल गया, यानी a बराबर रूट 5 और b बराबर रूट 2 जैसे ही मिला ना तो आप बता सकते हो कि इसका जो वर्गमूल होगा इन ऑप्शनों में से रूट 5 प्लस रूट 2 होगा, क्योंकि कहीं माइनस तो है नहीं, प्लस का 2 भी है, तो रूट 5 प्लस 2 रूट 2 इसका वर्गमूल हो जाएगा। एक बार और बोल देता हूँ समझा देता हूँ। देखो 2 रूट 2 को 2ab के फॉर्म में तोड़ना है आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है इसलिए। तो आप देखोगे 2 तो लिखा हुआ है, यहाँ 2 उतार लिया। अब रूट 2 को क्या रूट 10 को क्या लिख सकते हो रूट 5 इंटू रूट 2, यानी a जो है आपका रूट 5 और b जो है ये हो गया और ये 2ab, ठीक। इस फॉर्म में जैसे ही लिखे तो आप बोल दोगे कि ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं ना कहीं किस फॉर्म में लिखी हुई हैं, ये लिखी हुई हैं रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर के फॉर्म में। और रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर का वर्गमूल निकालोगे तो किसी भी चीज़ का वर्गमूल है वो हमेशा जब भी स्क्वायर में अंदर है कोई चीज़ और स्क्वायर रूट निकलता है तो हमेशा क्या होता है स्क्वायर हट जाता है। तो क्या हो जाएगा रूट 5 प्लस रूट 2,
ठीक है। तो ये हो उसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल। आई होप आपको ये मेरा वीडियो सेक्शन एसएससी सीपीओ के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पसंद आए होंगे। और ये क्वेश्चन, ये अप्रोच हर बार आप एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको यही अप्रोच लेके चलना है। और जो भी सजेशन आपका रहेगा इस वीडियो के सिलसिले में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।